जी, अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफ़ा एफ़एम 102.2 और जनाब इस वक़्त आप हमारा प्रोग्राम जो एक हमारा स्पेशल प्रोग्राम है जिसका नाम है सीडीसी टाइम यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो हमारा रिफ़ा का एक इदारा है उसकी क्या इंटरवेंशंस होती हैं, वो किस तरह से काम करता है और वो किस किस तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, किन-किन एरिया में और किन-किन लोगों के लिए वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। तो इस सिलसिले की ये एक कड़ी है हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने इसमें अपने साथ मेहमान जो कि सीडीसी से मुंसलिक होते हैं, स्पेशली हमारे फिज़ियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट से और जो हमारे स्पीच थेरेपी और इसके अलावा मुख्तलिफ थेरेपिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके साथ हम उन एक्सपर्ट्स के साथ हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। तो आज भी जनाब मेरे साथ इस प्रोग्राम में यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ डॉक्टर ज़रफ़िशा जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में और आज हम प्रोग्राम में किस हवाले से बात करेंगे ये यकीनन सामीन मैं आपको बताऊँगी और नाज़रीन भी कहना चाहूँगी क्योंकि आप ये प्रोग्राम जो है वो हमारा ना सिर्फ़ ये कि रिफ़ा एफ़एम 102.2 पर सुन रहे हैं, इसके साथ-साथ आप ये हमारा जो रिफ़ा एफ़एम 102.2 का फ़ेसबुक पेज है, वहाँ पे आप ये प्रोग्राम जो है वो लाइव मुलाहिज़ा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। जज़ाकल्लाह। और इसके साथ-साथ जनाब टॉपिक पे जाने से पहले जो आज हम जिस हवाले से बात करने जा रहे हैं, उस पे हम मज़ीद बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा अपने सामीन के लिए चाहूँगी, अपने नाज़रीन के लिए चाहूँगी कि हम ये बात कर लें कि सीडीसी क्या है और रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ये एक इनिशिएटिव ये एक इदारा किस तरह से काम करते हैं क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे हमारे नाज़रीन और सामीन होते हैं जो हमें पहली बार जॉइन कर रहे होते हैं या काफ़ी अरसे बाद जॉइन कर रहे होते हैं। तो उनकी मालूमात में इज़ाफ़े के लिए मैं चाहूँगी कि आप पहले थोड़ा-सा बताइए कि ये हमारा इदारा किस तरह से काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीडीसी जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर है और चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर में हमारे पास जो है 4 डिफरेंट तरह की डोमेन्स हैं, जो कि सबसे पहले हमारे पास आती है फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हमारे पास वो सारे बच्चे जो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से चल नहीं सकते या उनके पट्टे कमज़ोर होते हैं, अपनी गर्दन सँभाल नहीं सकते, बाजू हरकत नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, उन सब की जो है हम फिज़ियोथेरेपी करवाते हैं। डिफरेंट सही। एक्सरसाइज़ेज़ के थ्रू, इक्विपमेंट्स के थ्रू जो है उनके हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा हमारे पास सीडीसी में स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट है, जिसमें वो बच्चे जो मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से जिस तरह सीपी है, डाउन्स है और डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं, बच्चे बोल नहीं सकते, उनको डिफरेंट थेरेपी के थ्रू उनको बुलवाया जाता है, स्पीच थेरेपी की जाती है। इसके अलावा हमारे पास सीडीसी में जो तीसरी डोमेन है वो एडीएल्स है, जिसे एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स कहते हैं। सही। एडीएल्स में बच्चों की रोज़मर्रा की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ज़रूरत के काम हैं, वो करवाए जाते हैं, जिसमें बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स आ जाती हैं, ताकि उनके हाथ की अगर किसी की मूवमेंट नहीं है, किसी की ग्रिप नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसे इम्प्रूव किया जाए। साथ-साथ बच्चों के खाने-पीने पे काम किया जाता है। उसके अलावा बच्चों की सेल्फ ग्रूमिंग, मतलब वो बच्चे जो अपना हाथ वगैरह धो सकें, खुद कपड़े पहन सकें, वो सारा करवाया जाता है और साथ बच्चों की प्री लिटरेसी स्किल्स पे भी काम किया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास आईपी डिपार्टमेंट है, जो कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों की स्कूलिंग पे जो है वो काम किया जाता है। इसके साथ-साथ वो बच्चे जिनको मुख्तलिफ सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए सेंसरी रूम में डिफरेंट हमारे पास इक्विपमेंट हैं, ताकि उनके सेंसरी इश्यूज़ जो है उनको मैनेज किया जा सके। और सीडीसी हमारे पास जो है ये वेस्टेज 1 अताउल हक रोड पे है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा और सामीन आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये अताउल हक रोड पर ये इदारा फ़िज़िकली वहाँ पे ये मौजूद है। आप वहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और अगर जिस तरह से भी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि किस-किस तरह की ये सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो अगर इससे रिलेवेंट अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं या इस तरह का कोई बच्चा जो आपके अराउंड मौजूद है, जिसको इस तरह की सर्विसेज़ की ज़रूरत है, तो आप यकीनन वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको हमारे जो लाइव हमारा प्रोग्राम है फ़ेसबुक पे जा रहा है, वहाँ पे आपको टिकर में भी शो हो रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, वो है 0333 786 5333 0333 786 5333 ये हमारे राब्ते का नंबर है सीडीसी में। अच्छा डॉक्टर साहब आज के टॉपिक पे अब आते हैं और हम बात करते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि बायोमैकेनिक्स ऑफ पोस्चर एंड इट्स मैनेजमेंट।
कि बेसिकली जब हम पोस्चर की बात करते हैं और फिर हम बायोमैकेनिक्स की हम बात करते हैं, तो क्या बायोमैकेनिक्स, अगर मैं चाहूँ कि आप आसान अल्फाज में बता सकें हमारे सामीन के लिए कि बायोमैकेनिक्स एक्चुअली क्या है, और जो हम इसकी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है और वो क्यों ज़रूरी है? जब बायोमैकेनिक्स बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, उसको जो है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसने जो है वो फंक्शन, डिफरेंट मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करनी होती हैं। तो बायोमैकेनिक्स का ये मतलब है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, उनके आपस में जो है वो ज़ाहिर बात है कनेक्टेड होते हैं। एक जॉइंट जो है वो दूसरे जॉइंट से कनेक्ट हुआ हुआ होता है। तो उनके दरमियान में जब वो मूवमेंट करते हैं तो उनके दरमियान में जो नॉर्मल एंगल होता है वो क्या नॉर्मल है, नॉर्मल एंगल क्या बन रहा है। तो बायोमैकेनिक्स में बेसिकली हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारी बॉडी के जो एंगल्स हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं है। अब पोस्चर जो होता है, पोस्चर का मतलब ये होता है कि बॉडी की नॉर्मल पोजीशन क्या है। हम किसी भी मतलब हम चल रहे हैं या हम बैठे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं या हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो या कोई चीज़ थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें बॉडी की जो पोजीशन है वो नॉर्मल है, बॉडी अलाइन है या नहीं है। हमारा जो स्पाइन होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं, उसके अल्लाह ताला ने जो है ना नेचुरली कर्व्स रखे हुए होते हैं, सही। कर्व्स होते हैं। तो वो कर्व्स जो होते हैं वो प्रॉपर एक पोजीशन में अलाइन हुए हुए होते हैं। तो उसका ये होता है कि अब वो जो हमारा स्पाइन है, क्या वो हमारे सर के साथ, हमारी जो शोल्डर बोन्स हैं इनके साथ, और जो हमारी हिप बोन है उसके साथ प्रॉपर अलाइनमेंट में है या नहीं है। तो इस चीज़ को हम जो है वो बायोमैकेनिक्स ऑफ पोस्चर कहते हैं। सही। सामीन, कुदरत का जो एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने बेशक इंसान को बहुत ही खूबसूरत सांचे में ढाला है, और इंसान की सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती है जिस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की है, किस तरह उसके जिस्म में हड्डियाँ हैं, रगें हैं, खून है, फिर मेजर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से हैं, हर पार्ट जो है वो किस किस तरह से वर्किंग करता है। यकीनन ये उस खालिक के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस अमर की तस्दीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, क्या उनकी आपस में चाहे वो जिस्म के जोड़ हैं, चाहे वो हड्डियाँ हैं, चाहे मसल्स का आपस में उनका जो जुड़ना है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्क भी कर रही हैं या नहीं कर रही। खुदा न खास्ता किसी वजह से अगर जिस्म की अलाइनमेंट या किसी जोड़ की या किसी डिस्क का स्लिप हो जाना, वो एक अमर हो सकता है, एक इंसिडेंट का पार्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसका यकीनन कोई ना कोई उसका इलाज, कोई ना कोई उसकी मज़ीद जो है वो दवा मौजूद है जिसके ज़रिए दोबारा उसको वैसे ही लाया जा सकता है। तो इसी हवाले से अगर हम डॉक्टर साहब मज़ीद अगर हम बात करें तो पोस्चर की जहाँ पे हमने बात की, और आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बताया कि बायोमैकेनिक्स ऑफ पोस्चर क्या है और उसकी मैनेजमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी होती है। तो थोड़ा-सा अगर हम मज़ीद रोशनी डालें कि पोस्चर बेसिकली क्या है, पोस्चर की इक़साम क्या-क्या हो सकती हैं, आपकी मेडिकल की फ़ील्ड में पोस्चर किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है? अच्छा, जिस तरह मैंने बताया कि पोस्चर हमारे पास बॉडी की जो नॉर्मल पोजीशन होती है, जिस तरह स्पाइन बॉडी के साथ प्रॉपर अलाइनमेंट में है या नहीं है, इस तरह पोस्चर को जो है ना हम इसकी 2 तरह की किस्में होती हैं। एक ठीक है। हमारे पास होता है स्टैटिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर उसे हम इस तरह कहते हैं कि बॉडी जब जो है वो मूव नहीं कर रही, जैसे अब हम बैठे हुए हैं, हमारी बिल्कुल बॉडी सही। मूव नहीं कर रही, या हम खड़े हुए हैं बिल्कुल और हरकत नहीं कर रहे, तो स्टैटिक मतलब कि बिल्कुल बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही। तो उस टाइम बॉडी की पोजीशन क्या है, बॉडी का पोस्चर नॉर्मल है या नहीं है, सही। प्रॉपर अलाइनमेंट है या नहीं है जॉइंट्स की आपस में। उसके अलावा हमारे पास डायनामिक पोस्चर होता है, दूसरी इसकी एग्जाम होती है। डायनामिक पोस्चर जब हमारी बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है, हरकत में होती है, जिस तरह हम चल रहे हैं या हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और या सही। कोई चीज़ जो है वो हम थ्रो कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारी बॉडी की पोजीशन क्या है, हमारी बॉडी की पोजीशन नॉर्मल है, प्रॉपर अलाइन है या नहीं है। अगर तो जिस तरह हम देखा जाए कि बॉडी का पोस्चर अगर अच्छा है तो ज़ाहिर बात है बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, हमारी मूवमेंट नॉर्मल होगी, जॉइंट स्टिफनेस नहीं होगी। सही। उसके अलावा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसके साथ-साथ अगर बॉडी का पोस्चर नॉर्मल है तो हमारा बैलेंस जो होगा वो मेंटेन होगा, हमारे फॉल के चांसेस नहीं होते। इसके साथ-साथ डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी ईज़िली हम मूवमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से
कोई हड्डियों का मसला हो गया या और हमारा पोस्चर जो है वो फॉल्टी हो गया, मतलब नॉर्मल नहीं है, तो उसमें हमारा जो है मसल्स वीकनेस की तरफ जाएंगे। मसल ठीक है। वीकनेस की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिर बात है मूवमेंट डिसफंक्शंस आते हैं। मूवमेंट डिसफंक्शन आते हैं, जॉइंट में स्टिफनेस होती है, जॉइंट पे स्ट्रेस जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, बॉडी बिल्कुल सही। फटीग में जाती है। उसके साथ साथ हमारे पास फिर एंड स्टेज पे सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। कुछ ऐसी मसले होते हैं जिनमें फिर सांस लेने के भी मसाइल आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है, ख़ास तौर पे जो भी आपने डायनामिक और स्टैटिक पोस्चर्स की आपने बात की है, तो हमारे यहाँ आजकल एक जो मोस्टली वर्किंग, अगर मैं प्रोफेशनल्स की अगर मैं उनकी बात करूँ, तो आप सीट पे बैठे हुए हैं और कई घंटे आप उसी सीट पे बैठे हुए हैं। अगर आपकी वो रिवॉल्विंग चेयर है तो वो आप उसको बड़े अजीब से अंदाज में आप उसको रिवॉल्विंग चेयर को यूज़ कर रहे हैं। फिर लैपटॉप और सिस्टम के साथ जो एक नॉर्मल प्रोफेशनल की कनेक्टिविटी है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। उसमें कई-कई घंटे एक ही पोस्चर में रहना, तो ये तमाम चीज़ें भी क्या इसी ज़ुमरे में आती हैं, ये कि वहाँ पे हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना और इसकी मैनेजमेंट बेसिकली उसकी तरफ ध्यान रखना? जी, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं कि हमने चेयर पे बैठना कैसे है। चेयर पे जिस तरह अब कंप्यूटर वर्क अगर किसी का बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब कंप्यूटर वर्क ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ़ोकस हमारा कंप्यूटर की तरफ होता है, तो बिल्कुल सही। हमारा जो है उसमें पोस्चर बहुत अफ़ेक्ट होता है। हमारा जो हेड होगा वो फॉरवर्ड हेड की तरफ जा रहा होता है, सही। शोल्डर्स जो होते हैं वो प्रॉपर अलाइन नहीं होते, वो राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं। उसके साथ-साथ हमारा जो फीट हैं, जब हम चेयर पे बैठते हैं तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि फीट जो है वो प्रॉपर जो है फ्लोर के साथ टच होने चाहिए। 90 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है नीज़ में, वो लाज़मी बनना चाहिए। उसके अलावा सही। जो हमारी अगर एक हाथ यूज़ में तो दूसरा हाथ जो है वो थोड़ी देर रिलैक्स होना चाहिए प्रॉपर सीट पे। उसके ये मेरे पास एक पिक्चर है वो मैं आपको शो करती हूँ, जिस तरह ये आप इसको पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, जिस तरह ये बैठे हुए। अब ये देखें प्रॉपर हेड जो है वो अलाइनमेंट में है, फॉरवर्ड हेड नहीं है, शोल्डर जो बिल्कुल है वो सही। भी राउंडेड नहीं है। अब ये जो है ना हमारे पास बॉडी के दरमियान में अब ये 90 डिग्री का एंगल है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक में किसी तरह का कोई कर्व वगैरह जो है वो इस तरह नहीं आना चाहिए। साथ ये जो हमारे नीज़ हैं और जो लोअर लेग्स हैं इनके दरमियान में भी 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनना चाहिए। बिल्कुल सही। और इसके अलावा जो हमारी थाइज़ होती हैं ये बिल्कुल रेस्ट चेयर के साथ होनी चाहिए और फीट ऑन द फ्लोर होने चाहिए। सेम इसमें भी, और ये मेन का पोस्चर और ये वुमेन का ये वुमेन पोस्चर का है। पोस्चर। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ये अगर हमारे पास इस तरह की प्रॉपर पोज़ीशन नहीं होगी तो हमारा इससे पोस्चर ज़ाहिर-सी बात है अफ़ेक्ट होता है। अफ़ेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा-सा अगर हम मज़ीद जानना चाहें, कुछ तो आपने पहले बताया है कि बायोमैकेनिक्स ऑफ पोस्चर क्या है। मज़ीद अगर इस पे मैं थोड़ा-सा रोशनी डालना चाहूँ तो इसके बारे में आप क्या बताएँगी कि बेसिकली बायोमैकेनिक्स ऑफ पोस्चर बेसिकली क्या चीज़ है? अच्छा, हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है इसका अल्लाह पाक ने एक नेचुरल स्ट्रक्चर जो है वो इसे प्रॉपर बनाया है, जिसमें मुख्तलिफ रोज़मर्रा में जो है वो फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। तो हमारी बॉडी पे कुछ फोर्सेस जो होती हैं वो एक्ट कर रही होती हैं, कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो बॉडी के अपने टिश्यूज जो होते हैं वो उस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, और एक्सटर्नल फोर्सेस जिस तरह बाहर से कोई भी, लेट्स सपोज अगर हम लोग खड़े हुए हैं तो कोई हमें हिट करता है तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो। सही। तो उसके नतीजे में अगर बॉडी अपने आप को एक जगह पे स्टेबल रख रही है, अपना बैलेंस मेंटेन कर रही है, गिर तो नहीं रही, इस चीज़ को बायोमैकेनिक्स कहते हैं, यानी कि पोस्चरल कंट्रोल है बॉडी में या नहीं है। इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी होती है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी अर्थ हमारी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही होती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ताकि हम जो है वो ज़मीन पे चल सकें। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो हम तो ज़मीन पे बिल्कुल चल ही नहीं सकते थे। बिल्कुल सही। तो हमारी जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जिसे हम अपनी एब्डोमेन लेवल पे नाप, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो हमारा पॉइंट होता है। ठीक तो है। जिस पे हमारी बॉडी जो है वो मैक्सिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन कर रही होती है, इक्वली बैलेंस जो होता है बॉडी का वो डिवाइड हो रहा होता है। सही। फिर इसके साथ साथ हमारी बॉडी जो है उसको लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल बॉडी को टू हाफ्स में उसका बैलेंस जो होती है वो मेंटेन कर रही होती बिल्कुल है। सही। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक बॉडी को प्रॉपर फंक्शन उसका करने के साथ साथ फिर हर जॉइंट का आप एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। अच्छा। जब एक जॉइंट पे किसी तरह का कोई इफेक्ट आएगा तो ज़ाहिर बात है हमारा जो दूसरा जॉइंट होता है वो भी अफेक्ट होता है। तो क्या इन चीज़ों के जॉइंट का, शोल्डर जॉइंट का आपस में जो एंगल्स हैं, लेट्स सपोज, क्या वो नॉर्मल हैं या नहीं है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बेसिकली बायोमैकेनिक्स में आ रही होती हैं।
बिल्कुल ठीक हो गया। तो समझिए इसमें ये एक बात जो हमें साफ़ तौर पर समझ आ रही है कि बायोमैकेनिक्स ऑफ पोस्चर बेसिकली ये है कि जो ओवरऑल बॉडी का पोस्चर है, एक पोस्चर क्योंकि एक आपका जॉइंट जो है वो दूसरे के साथ लिंक कर रहा है। तो ओवरऑल अगर एक चीज़ पूरे एक अलाइनमेंट के साथ जा रही है और उसको किस तरह से देखा जा सकता है और उसकी लिंकेजेस को किस तरह से देखा जा सकता है, तो वो चीज़ जो है वो यकीनन जो है वो बायोमैकेनिक्स में आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब अभी हम बात कर रहे हैं पोस्चर की बात कर रहे हैं फिर अभी जैसा आपने बताया कि एक एक जॉइंट के साथ आपका दूसरा जॉइंट लिंक करता है तो अगर एक जॉइंट में खुदा ना खास्ता कोई इशू कोई कमी रह जाती है या उसके पोस्चर में कोई किसी किस्म का कोई कोई कमी रह जाती है और उसे कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस वजह से दूसरा जो है वो भी उससे हार्म हो रहा होगा तो बेसिकली अगर हम बात करें कि पोस्चर को असेस करने के लिए क्या इक़दामात ज़रूरी हैं? किस तरह से पोस्चर को असेस किया जा सकता है? उसके लिए फ़र्दर आप क्या हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करेंगी? अच्छा, पोस्चर में हमारे पास बेसिकली जो स्पाइन है ना, अल्लाह पाक ने इस पे नेचुरली 3 कर्व्स जो होते हैं वो डेवलप किए हुए होते हैं। एक हम नेक पे देखते हैं उसे, एक हम अपर बैक पे देखते हैं और एक हमारे पास जो होता है वो लो वो बैक पे लोअर होता है। बैक होता है। तो जो पोस्चर होता है उसे हम एंटीरियरली भी असेस कर सकते हैं, उसे हम पोस्टीरियर यानी कि पीछे से, एंटीरियर ठीक है। आगे से और लेटरल यानी कि साइड से कैसे साइड उसे से। हमने देखना होता है। हमारे पास एक पल्प लाइन होती है जिससे हम पोस्चर जो होते हैं उसे मेजर कर सकते हैं। पल्प लाइन बिल्कुल इंचेस टेप की तरह होती है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो नॉर्मल मैंने आपको बताया कि हमारे पास लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक ठीक है? है। लाइन ऑफ ग्रेविटी, अब मेरे पास एक पिक्चर है उससे मैं आपको बताती हूँ। ये अब पोस्चर को हमने असेस कैसे करना है, नॉर्मल हमारे पास ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है ये पास कर रही होती है ईयर का मेस्टॉइड प्रोसेस होता है उससे, फिर ठीक है। हमारे पास जो शोल्डर शोल्डर। जॉइंट है उससे, फिर हमारे पास ये नॉर्मल जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो ठीक पॉइंट है। मैंने आपको बताया, और हिप जॉइंट के इंटीरियर होता है स्लाइड, नी जॉइंट, और जो ठीक ये है। हमारे पास एंकल जॉइंट का एंकल। पोर्शन होता है जिसे हम लेटरल मेल्यूलाई कह रहे होते हैं, हुँ, यानी कि हमारा जो टखना होता है उसकी बाहर वाली जो जगह है उसके आगे से ये लाइन हमारे पास जो होती है इस तरह पास कर रही होती है। ठीक है। अगर ये लाइन डिस्टर्ब होगी, यानी कि अगर ये जरा सा भी इससे आगे है या पीछे है, तो बैलेंस अल्टीमेट हमारा जो है ना वो डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब पोस्चर हो अफेक्ट जाएगा। होगा। ठीक है। अगर ये लाइन डिस्टर्ब है तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो सकता है, राउंडेड, अगर शोल्डर ये बिल्कुल यहाँ से शोल्डर से पास नहीं कर रही, कोई आगे है पीछे है, राउंडेड शोल्डर हो सकते हैं। सेम लाइक अगर हिप पे ये लाइन नहीं सही से पास करी तो हमारे हिप का एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो सकता है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो सकता है। सेम लाइक अगर एंकल जॉइंट की मैं बात करूं, अगर ये लेटरल मेल्यूलाई के इंटीरियर नहीं है तो डिफरेंट डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं जो कि फर्दर हमारे पोस्चर और बैलेंस को जो है वो अफेक्ट कर रही होती हैं। सही। इसी में हम जो है वो स्पाइन के कर्व जो है वो भी चेक कर सकते हैं, जिसमें काइफोसिस होता है, लॉर्डोटिक पोस्चर है, स्कोलियोसिस, इस तरह के अबनॉर्मल जो कर्व्स हैं स्पाइन के वो भी हम असेस कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहबा हमारा ये प्रोग्राम जो है हमारे कुछ सामीन और नाज़रीन जो हैं वो फ़ेसबुक पे भी इसको जॉइन किया हुआ है जिसमें मारिया नवाब हैं और इसके अलावा हमें कुछ सवालात भी मौसूल हुए हैं। एक सवाल है कि जी अपने बच्चों को शुरू ही से किस किस्म की वर्जिश करवाना ज़रूरी होता है जिसको करके वो फिट रहें और चंद घरेलू एक्सरसाइज़ेज़ पोस्चर के हवाले से या बेटर पोस्चर के हवाले से आप बता सकें तो? अच्छा, ठीक है। इसमें हमारे पास ये चीज़ होती है कि ज़ाहिर-सी बात है बच्चे जब घर में होते हैं तो स्टार्ट से मोबाइल और इस तरह कंप्यूटर उनका ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो अगर आप बच्चे को कंप्यूटर वगैरह या टीवी थोड़े टाइम के लिए अगर वो यूज़ करता भी है तो उसमें जो है बच्चे की प्रॉपर सिटिंग जो है ना वो सही होनी चाहिए। बच्चा जो है अगर बैठा हुआ है तो प्रॉपर एक चेयर पे बैठा हुआ हो, ठीक है। उसकी बैक जो हो वो सपोर्ट होनी चाहिए, हेड उसका ज़्यादा आगे की तरफ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सही। बैक पे होना चाहिए। इससे ये होगा कि एक तो बच्चे का फॉरवर्ड हेड भी नहीं जाएगा, उसके शोल्डर जो हैं वो भी राउंडेड नहीं होंगे। ठीक है। उसकी रेस्ट पोज़ीशन में होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले पिक्चर में सिटिंग पोज़ीशन प्रॉपर दिखाई सही। है, फीट टच होने चाहिए। बिल्कुल। ये वो चीज़ है जो हम पहले ही घर में अगर करें तो बैड पोस्चर जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ अगर डेली हम वॉक वगैरह करते हैं या वॉक वगैरह अगर हम करते रहें तो उससे भी पोस्चर हमारा जो है वो बेहतर रहता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और सवाल है बुज़ुर्गों के हवाले से तो ये मुझे लग रहा है कि मुझे एंड में करना चाहिए जहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने सामीन को क्या मशवरा देंगी? तो इस सवाल को हम थोड़ा-सा होल्ड पे रखते हैं। अच्छा कॉमन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिगार्डिंग पोस्चर और रिगार्डिंग पोस्चर की मैनेजमेंट
तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी? अच्छा, प्रॉब्लम्स अगर हम हेड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब है, लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो उस नॉर्मल पॉइंट से पास नहीं करी, तो सबसे पहले हमारे पास फॉरवर्ड हेड आएगा। फॉरवर्ड हेड यानी कि हमारा हेड जो होगा, अगर हमारी जो टिप ऑफ द नोज़ है वो हमारे शोल्डर की इसके साथ अलाइन नहीं है, अलाइनमेंट में नहीं आ रही, तो हमारे पास फॉरवर्ड हेड होगा, हेड आगे की तरफ होगा, हेड शोल्डर के साथ अलाइन नहीं हो रहे, ठीक है। उसके रिजल्ट में हमारी जो चिन होगी वो भी आगे की तरफ होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉरवर्ड हेड पोस्चर आ रहा है। अगर हम इसे इस तरह करें तो ये फॉरवर्ड अब अलाइनमेंट में प्रॉपर आ रहा है। एक ये प्रॉब्लम आ सकती है, फॉरवर्ड हेड हो सकता है, राउंडेड शोल्डर हो सकते हैं, मसल्स जो हैं वो टाइट हो सकते हैं, कुछ मसल टाइट होंगे, कुछ मसल वीक होंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास फॉरवर्ड हेड पोस्चर जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है। इसके साथ साथ स्पाइन पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो एबनॉर्मल कर्व आ रहा होता है इसमें काइफोसिस होता है, जो हमारी अपर बैक होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। जैसे ये पिक है मेरे पास एक, इसमें ये हमारे पास काइफोटिक पोस्चर है, यानी कि ये जो अपर बैक का पोर्शन है ये हमारे पास बाहर की तरफ जो होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, ये हमारे पास काइफोटिक पोस्चर आ जाता है। उसके अलावा इसमें ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, यानी कि सर आगे की तरफ है। उसके अलावा हमारे पास लैम्बर लॉर्डोसिस, जो हमारी लो बैक होती है उसका जो हमारा एक नेचुरल कर्व होता है, जैसे हम लॉर्डोसिस कह रहे होते हैं, अगर ये वाला कर्व हमारे पास, ये जो बोन है हमारी ज्यादा अंदर की तरफ होगी, मसल वीकनेस है या और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ हो जाएगी, तो हमारे पास लैम्बर लॉर्डोटिक ये एक एबनॉर्मल पोस्चर है जो कि डेवलप हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास स्कोलियोटिक पोस्चर होता है, स्कोलियोसिस। नॉर्मल हमारा जो स्पाइन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से डिफरेंट मसल वीकनेस है तो उसके नतीजे में जो हमारी नॉर्मल स्पाइन की जो शेप होती है वो एच शेप, यानी कि इसकी डेविएशन हो जाती है, लेटरल साइड पे रोटेट कर जाता है। तो एक ये पोस्चर होता है जैसे स्कोलियोसिस कह रहे होते हैं, ये भी डेवलप हो जाता है। सही सही हो गया। अच्छा, अभी एक और सवाल जो भी इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि हम जो सारी ये पोस्चर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या सीडीसी में ऐसा हुआ है कि कभी आपके पास कोई इस तरह का पेशेंट भी आया हो या इस तरह का भी आपके पास कोई केस आया हो जहाँ पे एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हुई हों एंड देन आप उसको ट्रीट करना चाहें या वो आपसे सर्विसेज लेना चाहें, तो ऐसे मौके पे फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अपनी किस तरह से खदमात दे सकता है, उस चीज़ को ठीक कर सकता है? जी, सीडीसी में हमारे पास इस तरह के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आते हैं जिनके मसल्स जो हैं वीकनेस होती है या मसल टाइट होते हैं या डिफरेंट सिंड्रोम्स के साथ उनका पोस्चर जो होता है वो अफेक्ट हो रहा होता है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पोस्चर पे जो है वो हम इस वक्त काम कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी में सबसे पहला हमारा जो फोकस होता है कि सबसे पहले पेन को हमने मैनेज करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पोस्चर हमारा अफेक्ट हो रहा होता है, मसल टाइटनेस होती है, मसल वीकनेस होती है, तो उसके रिजल्ट में सबसे पहले पेन आ रही होती है। तो पेन को मैनेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास हॉट पैक हो गया, कोल्ड पैक हो गया। अगर मसल ज़्यादा हमारे पास अकड़े हुए हैं तो हम हॉट पैक जो है वो यूज़ करते हैं ताकि पट्ठा जो है पहले उससे हम रिलैक्स कर सकें। इसके साथ साथ हमारे पास टेंस मशीन होती है जिसमें हम पेन को मैनेज करते हैं, और कुछ अगर मसल वीकनेस आ रही है तो उसमें हमारे पास एक मशीन होती है जिसे ईएमएस कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, ताकि पट्ठा जो है पहले उससे मशीन के थ्रू जो है उसे थोड़ी सी उसमें ताकत लाई जाए। फिर हम फर्दर जो है एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं कि पहले अगर रेंज कम है तो उसको इंक्रीज करना है। फिर हमारे पास जो पट्टे जो सख्त हो चुके हैं उनकी स्ट्रेचिंग करवाई जाती है ताकि वो उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सके। फिर स्ट्रेचिंग के बाद हम स्ट्रेंथनिंग पे जाते हैं ताकि पट्टे को मजबूत किया जा सके। जब पट्टे जो सख्त हैं वो रिलैक्स होंगे और जो कमज़ोर हैं वो वापस उनमें स्ट्रेंथ आएगी, तो ज़ाहिर बात है उससे पोस्चर वापस अपनी जगह पे आता है। इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट जिस तरह बेल्ट्स होती हैं, पोस्चर करेक्शन बेल्ट्स होती हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर स्पाइन का कोई कर्व है वो एबनॉर्मल है तो उस बेल्ट से वो हम अप्लाई करते हैं तो वो उसे सपोर्ट देती है, उससे हमारा पोस्चर जो होता है वो करेक्ट होता है। अगर किसी की लेग्स का प्रॉब्लम है तो उसमें भी डिफरेंट हमारे पास एएफओज होते हैं, केएफओज होती हैं, वो बेल्ट्स होती हैं, वो अप्लाई की जाती हैं ताकि मसल्स जो है वो ज़रा रिलैक्स हो, उसकी जो लेग है जो बेंड हुई हुई है वो स्ट्रेट हो, नॉर्मल उसमें स्ट्रेच आता है। तो इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा इसके साथ साथ पोस्चर में ज़ाहिर बात है हमारा बैलेंस जो होता है वो भी अफेक्ट हो रहा होता है, तो साथ बैलेंस एक्सरसाइजेस भी जो है वो भी हम करवाते हैं ताकि पोस्चर को करेक्ट किया जा सके। जैसे ये मेरे पास एक पिक है, इसमें ये बेल्ट पहनी हुई है, इससे हमारा जो पूरा ये जो स्पाइन है
इसका पोस्चर जो होता है वो करेक्ट होता है, जिसमें सही। लॉर्डोटिक पोस्चर है, हमारे राउंडेड शोल्डर है, फॉरवर्ड हेड है, तो वो इस बेल्ट से करेक्ट हो सकते हैं। ये हमारे पास सही। इस तरह की बेल्ट्स होती हैं जो ठीक कि है। हम अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं आपसे वो सवाल लेना चाहूँगी जिसे भी हमने पहले होल्ड पे कर दिया था कि अक्सर ऐसा होता है कि बुज़ुर्ग अफ़राद जो हैं उनके घुटनों में गैप आ जाता है, उनके घुटनों के जो मसल्स हैं उनके दरमियान गैप आ जाता है। तो क्या ये बताया जा सकता है कि ऐसी क्या बुनियादी वजह होती है, वो गैप क्यों आता है? और इसे दूर करने के लिए आप बुज़ुर्गों को क्या मशवरा देना चाहेंगी कि वो क्या कर सकते हैं घर में अगर वो मौजूद हैं और उनके घुटनों में गैप आ चुका है? अच्छा, ओल्ड एज के साथ-साथ वैसे भी हमारी बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिस तरह आर्थराइटिस हमारे पास कंडीशन होती है। सही। तो ये जॉइंट्स में जो गैप आता है वो बेसिकली बोन्स की जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर उस वजह से आता है। ठीक है। तो इसके लिए हम बुज़ुर्गों को यही कि एक तो वो नीचे बहुत नीचे फर्श पे ना बैठे, वो जो है इस तरह की चेयर ऊंची ज़रा हाइट वाली, ताकि लेग्स के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल जो है वो मस्ट बन रहा हो। ठीक है। क्योंकि बार बार नीचे बैठेंगे तो उठने में दुश्वारी होती है, तो ये फर्दर जो है हमारी बोन्स को अफेक्ट कर रही होती है। तो सही। एक तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना होता है, दूसरी हम उन्हें जो है पट्ठों की मजबूती के लिए एक वर्जिश जो है वो गाइड करते हैं, सीधा लेट के घुटने के नीचे कोई भी पिलो वगैरह रख के तो उसे प्रेस करना होता है, तो वो अच्छा। हम उन्हें गाइड करते हैं कि वो, और इसके साथ साथ जो जूते हैं वो नरम से नरम पहने, ठीक क्योंकि है। जितने जूते नरम पहनेंगे उससे ज़्यादा चलने में भी आसानी रहेगी और फर्दर जो है वो पेन वगैरह नहीं आती। तो इस चीज़ सही। का जो है बुजुर्गों को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। सही, सही। अच्छा डॉक्टर साहब मेरे ज़हन में भी एक सवाल ये आ रहा है कि जो अक्सर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड निकल आया है डिफ़रेंट तरह के मसल मसाजर्स का, कुछ मैनुअल होते हैं, कुछ थोड़े से मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ होते हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि आजकल जो बहुत ज़्यादा मसल चेयर्स आ चुकी हैं। हमारे कुछ ऐसे शॉपिंग मॉल्स में भी फ्री ऑफ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं अगेन पेड सर्विसेज वो वहाँ पे दे रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अपने घर में कुछ मसल्स रखे होते हैं शोल्डर मसल्स के लिए वो मसाजर रखे हुए हैं और कुछ इस तरह के तो इस तरह के जो मशीनरी आइटम्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनका क्या है वो उनको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए और अगर आपका पॉस्चर की मिसमैनेजमेंट की वजह से अगर कोई इशू आया है तो उसके बाद उनको यूज़ करना कैसा है? अच्छा, इसमें ये है कि अगर तो मतलब ज़ाहिर वो बेस्ट होते हैं, अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करने चाहिए। नहीं करनी अगर चाहिए। आपको लाइक पेन है, आप पहले प्रॉपर उसका चेक वगैरह करवाएँ कि आइदर उन चीज़ों की ज़रूरत है भी या नहीं ठीक है। है। अगर तो है, फिर आप मसाजर से ये होता है कि हमें थोड़ा-सा रिलैक्स मसल्स जो होते हैं, जो पट्टे होते हैं, वो रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो अच्छा है वो यूज़ करने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं करने चाहिए। एक नॉर्मल लिमिट में, ताकि बॉडी जो है वो रिलैक्स हो, फिर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें तो उससे भी अच्छा सही, इफ़ेक्ट आता है। सही। लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का बेजा इस्तेमाल जो है वो नुकसान का बाइस बन जाता है, तो बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही। मैं ये बात इसलिए पूछूँगी मेरी एक हैं दोस्त हैं और वो गाड़ी ड्राइव करते हुए उन्होंने वो गाड़ी के अंदर वो अपने वो मसाजर सीट के ऊपर वो रखा हुआ है सारा सेटअप उन्होंने अपनी ड्राइविंग सीट के ऊपर बनाया है। तो वो मैं उनसे सम टाइम इस चीज़ का इज़हार कर रही होती हूँ कि ये हर टाइम जितना आप टाइम ड्राइव करती हैं, ये मसाजर मशीन आपकी चलती रहती है, तो ये कहीं नुकसान का बाइस ना बन जाए, स्पेशली आपके स्पाइन के लिए जो है वो डेंजरस में भी हो सकती है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। तो ठीक है डॉक्टर साहिबा आखिर में मैं एक चीज़ कहना यहाँ जी, पे जी। बताना चाहूँगी कि वीडियो 1 अगर आप प्ले कर दें। अच्छा, इसमें हमारे पास जिस तरह हमारे पास सीडीसी में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम कुछ एक्सरसाइज़ेज़ ऐसी होती हैं जो उन्हें घर में जो है वो गाइड करते हैं कि वो घर में उन्हें करवाएँ। तो और घर में कुछ और भी मुख्तलिफ काम होते हैं, कुछ जिस तरह आईपी में स्कूलिंग हो रही होती है बच्चों की, तो वो घर में भी काम देते हैं, तो सही। पेरेंट्स उन्हें ज़ाहिर-सी बात है घर में भी करवाते हैं। तो इससे हम पेरेंट्स जो हैं वो क्या उस स्पेसिफ़िक पोज़ीशन में करवाते हैं कि नहीं? तो अब जिस तरह ये वीडियो है इसमें मदर जो है वो अपनी बच्ची को काम करवा रही हैं, ठीक है? तो सही। उन्होंने बच्ची की जो लेवल है वो तो प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है, लेकिन अपना जो उनका लेवल है वो उनको बहुत आगे की तरफ झुकना पड़ रहा है।
तो इससे ओके। जो मदर हैं उनका पोस्चर जो है वो अफेक्ट हो सकता है। सही। उनका जो है वो फॉरवर्ड हेड, राउंडेड शोल्डर हो सकते हैं। तो अगर आप बच्चे की पोस्चर को देखें तो वो तो ठीक है, उसके लिए हाइट प्रॉपर है, लेकिन वो पेरेंट के लिए नहीं है, तो इससे उनका पुअर पोस्चर जो है वो डेवलप हो सकता है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है कि अगर आप घर में भी काम करवा रहे हैं तो अपने बच्चों के पोस्चर के साथ-साथ अपने पोस्चर का भी ख़ास तौर पे पेरेंट्स को ध्यान रखना होता है। और इसके अलावा हमारे पास आप वीडियो 6 जो है वो प्ले करें। अच्छा, अब ये एक बच्चा है जिसको थेरेपिस्ट जो है वो एक्सरसाइज करवा रहा है। अब इसमें सही। थेरेपिस्ट की पोजीशन में मैं बात करना चाहूँगी कि थेरेपिस्ट जो है वो उसकी जो हाइट है वो काउच की हाइट, जो काउच है जिस पे बच्चा लेटा हुआ है चलिए उसकी डन। हाइट जो है उससे मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। अगर काउच की हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर है और थेरेपिस्ट की हाइट कम है, तो इससे भी उसकी जो थेरेपिस्ट होता है उसकी बैक पे प्रेशर आएगा, उसका पोस्चर अफेक्ट होगा। उसके साथ-साथ अगर काउच की हाइट जो है वो प्रॉपर है, तो लो बैक पेन जो थेरेपिस्ट है उसकी लो बैक पे प्रेशर नहीं आता। प्रॉपर काउच की हाइट जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। अगर काउच की हाइट मेंटेन नहीं होगी, थेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाएगा तो उसको भी बैक के स्पाइन के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो हो सकते सकते हैं। हैं। तो सही। अगर बच्चे का पोस्चर करेक्ट कर रहे हैं तो थेरेपिस्ट को चाहिए कि साथ अपने पोस्चर का भी खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ये ना हो कि बच्चे का पोस्चर ठीक करते-करते थेरेपिस्ट का अपना पोस्चर जो है वो अफेक्ट हो जाए। वो इफ़ेक्ट हो सेम जाए। लाइक फॉर पेरेंट्स है कि पेरेंट्स जो हैं घर में बच्चों को अगर काम करवा रहे हैं तो बच्चों के पोस्चर के साथ-साथ अपने पोस्चर का भी खास तौर पे ध्यान रखना बिल्कुल चाहिए। सही। इसके अलावा वीडियो 2 जो है वो प्ले करें। अच्छा, इसमें अब बच्चा जो है वो घर में काम कर रहा है। उसकी मदर ने उसे एक साइड से होल्ड किया हुआ है। तो साथ-साथ बच्चे को भी झुकना पड़ रहा है और मदर को भी आगे की तरफ झुकना पड़ रहा है। तो बेटर ये है कि पहले हाइट को मेंटेन किया जाए ताकि ज़्यादा आगे की तरफ झुकना ना पड़े। किसी तरह की कोई डिफ़ॉर्मिटी जिस तरह काइफ़ोसिस है वो डेवलप ना हो जाए, स्पाइन की कोई प्रॉब्लम जो है वो डेवलप ना हो जाए। तो ये वो सही। छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपका पोस्चर जो है वो अफ़ेक्ट ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किया कि पोस्चर को मेंटेन करना और पोस्चर को एक पॉजिटिव अलाइनमेंट के साथ रखना क्यों ज़रूरी है और इससे क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या-क्या इससे प्रॉब्लम्स, क्या-क्या इश्यूज़ इससे क्रिएट हो सकते हैं। आई होप कि हमारे सामईन को करेंगे, आज के इस प्रोग्राम से काउंटिंग बहुत कुछ करेंगे, सीखने का ये देखो मौका ना। मिला होगा और मेरी तरह अब और पीछे बहुत हो सारे जाओ, अब लोग इस पीछे हो चीज़ की जाओ। कोशिश करेंगे कि वो ओके, ये फ्यूचर में देखो। अपने पोस्चर ये को है एक प्रॉपर 1, अलाइनमेंट के साथ और एक 2, प्रॉपर 3, मेंटेनेंस के साथ और जो एक उसका मैं 4। कहना चाहूँगी जो उसको अब इधर पोस्चर ये को उस 4 तरह है। से रखने का हक है वो इधर अदा देखो। कर सकें। एना इधर तो नीचे देखो। आपका आज हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। ये उम्मीद देखो, करते हैं ये कि देखो, मज़ीद हम देखो। प्रोग्राम जो है वो सी टाइम 4, में हम करते रहेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। 4, तो सामईन यहाँ पे क्योंकि हमें वक्त का भी थोड़ा सा ख्याल रखना 4। पड़ता अब है, इसको काउंट तो करें यहाँ पे कितने हमारे आज ट्रायंगल के हैं? इस प्रोग्राम का वक्त 1 ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए एलिफेंट, सारा सबको आज के इस प्रोग्राम से एलिफेंट। दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में यहाँ से हाजिर स्टार्ट होंगे। करें। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।